नमस्कार, शुभ संध्या। ये दौलत भी ले लो, यह शोहरत भी ले लो। यह दौलत भी ले लो, यह शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। नमस्कार, मैं शशि लाहोटी आज की शाम में आप सबका हार्दिक अभिवादन अभिनंदन करती हूँ। और चेतना मंच के यादों के रह गुजर आज के इस कार्यक्रम में मैं चेतना मंच का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज के कार्यक्रम का सूत्रधार बनाया है। और आज हमारे अतिथि के रूप में हमारे सामने उपस्थित है आशा किरण जी, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से है। और एक पंक्ति के साथ उनका मैं स्वागत करना चाहूंगी कि जिनके नाम में आशा की किरण है, जिनके नाम में आशा की किरण है, आज की शाम में आपका अभिनंदन है। स्वागत आशा शुक्रिया। जी आपका। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आशा जी, आपके चेहरे की मुस्कान देखकर मुझे ये दो पंक्तियां गुनगुनाने का मन कर रहा है कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिससे को छुपा रहे हो, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं कि ये पंक्तियां जगजीत सिंह जी की है। और उनकी गजलों की कुछ झलक आपको आज के कार्यक्रम में बारी बारी मिलती रहेगी। और आज मैं उनके जीवन के कुछ छुए अनछुए पलों की चर्चा करते हुए सबसे पहले आशा जी, मैं जानना चाहूंगी उनके बचपन के बारे में, उनकी शिक्षा और उनकी परवरिश के बारे में। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहूँगी, चेतना मंच को धन्यवाद कहूँगी। जगजीत सिंह जी मेरे बहुत ही पसंदीदा कलाकारों में से एक हैं। बहुत पहले से मैं उनकी बड़ी फ़ैन रही हूँ। बहुत बचपन से तो समझ नहीं आती थी, लेकिन जब से समझ आया, तब से उनकी गज़लें बहुत, बहुत अच्छी लगती हैं और कई तो मैं अक्सर गुनगुनाती हूँ। तो उनके बारे में बताने से पहले उनकी एक गज़ल जो मेरी बहुत पसंदीदा है, मैं उसकी 2 लाइनें गाना चाहूँगी। वैसे तो ये मूवी की है, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गज़ल। मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर, मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर, किसका चेहरा, किसका चेहरा अब मैं देखूं, तेरा चेहरा देख कर मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। बहुत ही खूबसूरत गजलें इनकी, बहुत ही खूबसूरत। और मुझे लगता है कि हम बीइंग अ पोएट, हमारे जैसे पोएट्स को ऐसे सहारे की बिल्कुल जरूरत है, जो जो लिखा है किसी पोएट ने, लेकिन उसको भाव देने का काम ऐसे गजल गायक ही कर सकते हैं। तो मैं शुरुआत करती हूँ उनके बारे में आपको जानकारी देने के लिए। उनके बारे में मैंने काफी पढ़ा भी है, सुना भी है। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि शायद बहुत लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन जगजीत सिंह जी पंजाबी हैं, सरदार, पगधारी हुआ करते थे। उनके पिता भी पग पहना करते थे और वो भी पग पहना करते थे शुरुआती दिनों में। जगजीत सिंह जी का जन्म 8 फरवरी को स्वतंत्रता से पहले, यानी इंडिपेंडेंस से पहले 1941 में हुआ था, श्री गंगानगर नाम के एक छोटी सी जगह पे, जो कि राजस्थान में है। मेरे पिता भी श्री गंगानगर के वहां पर पोस्टेड थे थोड़ा टाइम। बहुत छोटा सा, वो छोटी सी जगह है राजस्थान में, गर्म इलाका, काफी गांव एकदम। उन जो हमारे जगजीत सिंह जी थे, जिनका असली नाम जगमोहन सिंह है,
तो ये भी बड़ा उनका बड़ा खूबसूरत सफर रहा जगमोहन से जगजीत सिंह होने का। वरना उनका नाम, असली जो नाम है उनका, वो जगमोहन सिंह धीमान है। उनका जन्म श्री गंगानगर राजस्थान का एक बहुत छोटा सा गांव है वहां हुआ। ये 6 भाई बहन है वैसे, 2 भाई और 4 बहनें है ये। और पढ़ाई लिखाई, शुरुआती पढ़ाई लिखाई जैसा कि हम सबके साथ ही होता है जहां हम पैदा हुए, शुरुआती पढ़ाई लिखाई इनकी भी वहीं श्री गंगानगर में ही हुई। और इनके पिता भी इंस्ट्रूमेंट प्ले किया करते थे, सरकारी मुलाजिम थे, पीडब्ल्यूडी में काम करते थे। और एक्चुअली इन ये सिंगर बने या इनका म्यूजिक की तरफ रुझान इसलिए भी था क्योंकि इनके पिता खुद इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हुआ करते थे, शौकिया बजाते थे। लेकिन क्योंकि वो सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, तो वो अपने शौक को प्रोफेशनल वो नहीं दे पाए। कुछ जिम्मेदारियां भी समझिए, 6 बच्चे और सब, और सरकारी नौकरी थी तो शायद छोड़ते भी नहीं आसानी से कि भाई चलो अच्छा सा हो गया। लेकिन अपनी उस इच्छा को उन्होंने अपने बेटे जगमोहन के जरिए पूरा करना चाहा, इसलिए बहुत शुरुआत से ही, बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने इन्हें गायन का तालीम देनी शुरू कर दी थी, बहुत छोटी उम्र से ही। तो ये पढ़ते भी थे और साथ साथ सीखते भी थे। उसके बाद जगजीत सिंह जी जालंधर डीएवी कॉलेज से पढ़ने गए ये। वहां पढ़ाई करने के बाद फिर वे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री में एमए करने लगे ये। हालांकि वो उनकी पूरी नहीं हुई, कुछ खास उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं रहा क्योंकि वो म्यूजिक की तरफ कुछ ज्यादा ही थे। तो पढ़ाई हम कहें तो पढ़ाई तो इनकी कुछ ऐसी रही, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी को कहीं मन कहीं है तो दिशाएं भी उसी ओर ले ही जाती हैं। तो जगजीत सिंह जी को भी उनकी दिशा यही थी और वहीं वो पहुंचे। बहुत खूबसूरत जानकारी दी आपने उनके बचपन की। कहते हैं ना कि धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। फासला नजरों का धोखा भी हो सकता है, फासला नजरों का धोखा भी हो सकता है, वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर तो देखो, हाथ बढ़ाकर तो देखो। तो इन्हीं पंक्ति, ये भी उनकी गजल की ही पंक्तियां हैं, मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को। तो अब मैं जानना चाहूंगी, क्या शुरू से ही उनका मन गायन में था, या ऐसा क्या हुआ कि वो इस क्षेत्र में आए? कुछ ऐसा हुआ उनके जीवन में? देखिए, ये तो मैंने आपको बताया है कि पिता भी थोड़े शौकीन हुआ करते थे, तो उन्होंने शुरुआत से ही इनको तालीम देनी शुरू करी। ऐसा पिता ने भी नहीं सोचा था कि प्रोफेशनली गायन की तरफ जाएं। देखिए, ये तो हम में से किसी भी माता पिता ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारे जमाने की बात है। जगजीत सिंह तो और भी पहले के हो गए। उस टाइम पे अगर कोई बच्चा ये बोलेगी मैं तो बस पेंटिंग ही करूंगा, या मैं सिर्फ डांस ही करूंगा, या सिर्फ मैं गाना ही गाऊंगा, तो माता पिता उसको दाल और आटे का भाव बता देते थे कि बेटा इससे घर कैसे चलाओगे। दैट्स व्हाट माय पेरेंट्स डिड। मतलब मैं अपनी माँ को बोलती थी कि भाई मुझे तो गाने में बड़ा वो है, तो उन्हें बोलते थे गा लो लेकिन पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो सेम ऐसा उनके साथ भी था, क्योंकि उनके पिता सरकारी पीडब्ल्यूडी में थे, तो इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखते थे। तो और सरकारी नौकरी में थे, तो उनका मानना भी यही था कि भाई पढ़ लिख के या तो इंजीनियर बन जाओ या आईएएस ऑफिसर बन जाओ। तो पढ़ाई तो उनकी उसके मुताबिक ही करवाई जा रही थी, लेकिन म्यूजिक वो साथ साथ सीख रहे थे, क्योंकि उनके पिता का भी रुझान था और उनको भी शौक हो गया था, क्योंकि शुरू से सीख रहे थे। तो हमेशा से तो ना तो वही प्रोफेशनली इसको लेना चाहते थे और ना ही उनके पिता चाहते थे कि ये गायक ही बन जाए। ये तो इवेंचुअली ऐसा हो गया कि उनका रुझान ज्यादा उस तरफ चला गया, वरना वो अपने पिता के कहने पे कर तो वही रहे थे जो उनके माता पिता चाहते थे। लेकिन रुझान, उनका जो शौक था, उनका रुझान था, उनकी जो डेडिकेशन थी, उन्हें इस ओर खींच लाई। बहुत खूब। वैसे कहते ना कि आपको देख करके मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया
तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप है तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के मेरे मन में गुनगुनाने का आया, और जाहिर है थैंक ये गजल उन्हीं की है। तो जी। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए मैं जानना चाहूंगी कि उन्होंने अपने गायन की शुरुआत प्रॉपर तरीके से कब शुरू की और कैसे की। देखिए वैसे तो वो राजस्थान में भी थोड़ा-थोड़ा गाया करते थे। राजस्थान में भी जैसे अब तो सब गज़ल सम्राट के नाम से उन्हें जानते हैं। उन्हें राजस्थान का बुलबुला बोला करते थे क्योंकि वहाँ पे भी वो गाया करते थे। तो प्रसिद्ध तो वो छोटी-सी जगह में भी थे। जालंधर जाने से पहले भी वहाँ गाया करते थे, तो उन्हें इतना तो समझ आ ही गया था कि भई अच्छा गाता हूँ और ये काम भी किया जा सकता है। तो अगर हम ये कहें कि उनके गाने की शुरुआत तो बचपन से ही समझ लीजिए कि जब से उन्होंने थोड़ा बहुत सीखा तो राजस्थान में ही वो थोड़ा बहुत गाया करते थे। प्रतियोगिताओं में वैसे जलसे में ऐसे गाया करते थे और लोग पसंद भी करते थे। उन्हें वहाँ वो काफ़ी फेमस हुआ करते थे। लेकिन अगर हम ऑफिशियल बात कहें तो उनका जो प्रोफेशनल करियर कहें तो पहले आज की तरह मीडिया तो तब इतना सशक्त था नहीं। आज तो कोई यूट्यूब चैनल से ही सेंसेशन बन जाता है या फेसबुक से या इंस्टाग्राम से यहाँ से सेंसेशन बन जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे सोशल मीडिया भी ऐसा कुछ नहीं था। बहुत हुआ तो न्यूज़पेपर में छोटी सी फोटो छप गई, ऐसा कुछ हुआ करता। तो उस टाइम पे ऑल इंडिया रेडियो का ही बोलबाला हुआ करता था। तो इनका जो हम कह सकते हैं करियर की जो शुरुआत थी वो क्योंकि वो जालंधर में डीएवी जालंधर में पढ़ रहे थे, तो वहीं ऑल इंडिया रेडियो जालंधर से ही इनकी प्रोफेशनल सिंगिंग करियर की बात करें तो वहां पे छोटे-छोटे म्यूजिक पीसेस कंपोज किया करते थे, गाया करते थे, वहीं से शुरू हुआ। इनका रुझान सिर्फ सिंगिंग में नहीं था, ये कंपोजिंग भी करते थे और म्यूजिक डायरेक्शन भी करते थे। तो शायद लोगों को इतना ज्यादा इनके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन वो कंपोजिंग भी करते थे, लिखते नहीं थे, पोएट नहीं थे, लेकिन गाते तो थे ही, कंपोज भी करते थे और म्यूजिक डायरेक्शन भी करते थे। तो वो छोटे-छोटे पीसेस का म्यूजिक डायरेक्शन, कंपोजिंग करना, गाना ये इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो जालंधर से शुरू किया। बहुत खूब। और वैसे कहते हैं ना कि हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, मैं ही कसती हूँ मुझ में ही है समंदर मेरा, मैं ही कसती हूँ मुझ में ही है समंदर मेरा। तो जैसे होता ना, हर व्यक्ति जो कुछ भी पाता है तो उस पाने के क्रम में, मंजिल पाने के क्रम में बहुत सारे संघर्ष होते हैं, बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो उनको किन संघर्षों का सामना करना पड़ा अपने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, वो भी बताइए हमें। देखिए, ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि संघर्षों बिना संघर्ष के कोई चमक है ही नहीं। जब कोई चीज़ बहुत घिसी जाएगी तब चमकेगी। तो अगर कोई इतनी ऊँचाई तक पहुँचा है, तो आसानी से तो पहुँचा ही नहीं है। जैसे हमारे माँ-बाप नहीं, जब हम माता-पिता से भी बोलते हैं तो कि ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो हमें अपनी पुराने स्ट्रगल बताते हैं कि भई हर चीज़ की वैल्यू कैसे की जाती है। तो सेम ऐसा ही है, वो इतने ऊँचाई पे पहुँचे, ही वाज़ अ सेल्फ मेड मैन, उनका कोई गॉडफ़ादर नहीं है इस इंडस्ट्री में। उनके पिता भी इस इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखते, उनका कोई रिश्तेदार इस इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखता। तो उन्होंने समझ लीजिए जिस मुकाम पे पहुंचे वो अपने बलबूते पे पहुंचे एंड स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल था। क्योंकि जब वो जालंधर में पढ़ रहे थे, फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कुरुक्षेत्र से पढ़ रहे थे, हिस्ट्री में एमए कर रहे थे वो, तब उनको समझ आ गया था तब तक कि भाई उनको सिंगिंग को, कंपोजिंग को ही परसू करना है। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स का उतना कह सकते हैं वो ये चाहते नहीं थे, पूरे मन से तो वो ये नहीं चाहते थे कि भाई प्रोफेशनली सब कुछ छोड़ छाड़ के वो यही करे। तो सबसे पहला कदम जो उन्होंने अपने सपनों की तरफ लिया था वो ये लिया था कि 1965 में 1965 में बॉम्बे, जो अब तब बॉम्बे हुआ करता था, 1965 में वो बॉम्बे चले गए थे बिना अपने परिवार को बताए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो वहां चले गए थे बिना अपनी फैमिली को बताए। पर जैसा हम सबको पता है कि मुंबई इज
वेरी कॉस्टली स्टेट, मतलब बहुत पैसा लगता है फाइनेंशियली, आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा इफ यू वांट टू सर्वाइव। अगर वहां सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपके पास फाइनेंशियली तो आप स्ट्रांग होंगे, तभी आप कुछ आगे कर पाएंगे। तो जब वो बिना बताए गए हैं वहां पे तो बहुत सपोर्ट, और वैसे भी इनकी जो फैमिली थी बहुत रिच नहीं हुआ करती थी, यहाँ तक कि बचपन में जो पढ़ाई हुआ करती थी उनकी, वो भी लालटेन में बैठकर पढ़ा करते थे, तो बहुत सुपर रिच तो नहीं थे। हालांकि उनके पिता गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन 6 बच्चे, और बहुत अच्छी तनख्वाह नहीं हुआ करती। जितना चाम आज गवर्नमेंट जॉब का है उतना चाम गवर्नमेंट जॉब का पहले नहीं हुआ करता था। ऐसा मैं अपने दादाजी से भी सुनती हूँ। मेरे दादाजी की भी किसी डेसू में, उस वक्त डेसू हुआ करता था, बीएससीएस, तो उनकी वहां जॉब लगी थी, उन्होंने वो जॉब छोड़ दी थी क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा पैसा मिलता नहीं था, उससे ज्यादा खेती बाड़ी और इन सब में पैसा मिलता था, तो उन्होंने वो छोड़ दी थी कि सरकारी नौकरी तो बेकार है। तो उन्होंने भी बड़े अभाव वाले दिन बचपन में देखे थे। तो जब वो वहां पहुंचे मुंबई में, तो बहुत पैसा तो उनके पास था नहीं, तो उन्होंने बहुत छोटे छोटे असाइनमेंट्स लेने शुरू करे। शादियों में गाया, जलसों में गाया, कहीं भजन गाए, तो उनसे थोड़ा बहुत पैसा जुटाते थे और फिर अपना स्ट्रगल के दिन उन्होंने काटे। यहाँ तक कि वो रहते वर्ली में थे, मुंबई में वर्ली में रहते थे। वर्ली से वो दादर जाया करते थे खाना खाने के लिए, क्योंकि उनका एक फैन हुआ करता था रेस्टोरेंट ओनर, तो वो रेस्टोरेंट ओनर उन्हें मुफ्त खाना खिलाता था, इसलिए वो वर्ली से दादर खाना खाने के लिए जाते थे। तो जिसे आप अभी सम्राट कहते हैं, गजल सम्राट, उसने एक एक सीढ़ी चढ़ी है तब जाके वो यहाँ तक पहुंचा है। सही में बहुत अधिक संघर्ष की कहानी है कि खाने के लिए कहाँ से कहाँ जाना, गांव को छोड़कर मुंबई जाना। सही में बहुत संघर्ष समझ सकते हैं जो आपकी बातों से आपने बताया है। और कहते हैं ना कि हम दोस्ती एहसान वफा भूल गए हैं। हम दोस्ती एहसान वफा भूल गए हैं, जिंदा तो हैं, जीना जीने की अदा भूल गए हैं। खुशबू जो लुटाती है मसलते हैं उसी को, खुशबू जो लुटाती है मसलते हैं उसी को, एहसान का बदला यही मिलता है कली को। एहसान तो लेते हैं सिला भूल गए हैं, हम दोस्ती एहसान वफा भूल गए हैं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन सी ऐसी व्यक्तित्व थे जिनसे वो बहुत अधिक प्रभावित हुए, जिनसे उनके जीवन में बदलाव आया? कोई ऐसा व्यक्तित्व था उनके जीवन में? जी जी। वैसे तो वो कई लोगों के प्रशंसक थे। जैसे कई उनके पसंदीदा पोएट भी थे, मिर्जा गालिब भी उनमें से एक थे। शायद कई लोगों को पता नहीं होगा, मिर्जा गालिब जो बहुत पहले सीरियल आया था उसकी शूटिंग गुजरात में हुई थी। मिर्जा गालिब में जो गजलें हैं वो जगजीत सिंह जी की आवाज में ही हैं, उन्हीं को चुना गया था। जगजीत सिंह जी वैसे तो कई लैंग्वेज में गाते हैं, गुजराती में बहुत अच्छा गाते हैं वो, पंजाबी उनकी खुद की भाषा है, और हिंदी में तो आपने सुना ही है कि हिंदी में वो गाते ही हैं। तो कई लैंग्वेज में बहुत कंफर्टेबल हैं, और आप अगर उन्हें सुनेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे तो उन्हें सारी लैंग्वेज में सुनने को मिलेगा आपको। यहाँ तक कि इंटरव्यूज में मिलेंगे आपको उनके गुजराती में इंटरव्यूज मिलेंगे। ही इज सो फ्लुएंट विद, ऐसा नहीं कि सिर्फ गाते थे, वो उस भाषा को बहुत अच्छे से पहचानते भी हैं, इसलिए भी। अब आप पूछ रहे हैं कि उनके आइडल या जिनको वो पसंद करते थे, तो उसमें मोहम्मद रफी जी का नाम सबसे ऊपर आएगा। वो ऑल इंडिया रेडियो में अक्सर मोहम्मद रफी जी के ही गाने गाया करते थे, और आप अगर कभी सुनेंगे उनके शुरुआती जो रिकॉर्डिंग्स हैं ऑल इंडिया रेडियो पे, बहुत रिजेंबल करते हैं, वो उसी तरह गाने की कोशिश करते थे, और उनकी आवाज मोहम्मद रफी जी से बहुत 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 रिजेंबल करती है। और मुझे लगता है कि अगर आप किसी को अडोर करते हैं ना, तो आप जब उनकी तरह गाने की कोशिश करते हैं तो उसकी झलक आपकी आवाज में बिल्कुल आती है उसकी झलक। तो मोहम्मद रफी जी को वो बहुत बहुत पसंद करते थे, और कई रेडियो स्टेशन पे उन्होंने उन्हीं के गाने चुने गाने के लिए, उनके गाने वो बेहद गाया करते थे। बहुत खूब। वैसे भी अगर जीवन में कोई एक आदर्श व्यक्ति होता है, उसको फॉलो करते हैं, तो उसके कई गुण, कई क्वालिटी खुद में आ ही जाती है। और अब मैं पंक्ति कहना चाह रही हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आगे आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ कि इंतहा आज इश्क की कर दी,
इंतहा आज इश्क की कर दी, अपने नाम जिंदगी कर दी, था अंधेरा गरीब खाने में, आपने आके रोशनी कर दी। तो अब मैं जिंदगी के उनके उस पहलू को जानना चाहूंगी, उनका प्रेम विवाह, उनकी शादी, उसके बारे में आप दर्शकों को अब जानकारी दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वैसे तो जिन्होंने भी जगजीत जी को देखा होगा, उनकी उनके दिमाग में जो उनका पिक्चर आता होगा ना, वो वही थोड़ा मैच्योर, जिनके थोड़े से या सफेद बाल दिखाई देते हैं, वही पिक्चर आपने देखी होगी उनकी। लेकिन ही वॉज वेरी स्मार्ट। आप उनकी यंग डेज की फोटोग्राफ्स देखेंगे तो वो बिल्कुल पुराने हीरो जैसी झलक देते हैं। और उनकी जो वाइफ हैं चित्रा जी, वो भी बहुत ही खूबसूरत, तब भी हुआ करती तो खूबसूरत ही थी वो। तो प्रेम विवाह है इनका, बहुत कम लोग मानते मानते होंगे। जिनको पहली बार पता लग रहा होगा तो सोचेंगे भी नहीं कि भाई इतने सरल वो उनका प्रेम विवाह कैसे, क्या ये कैसे हुआ। लेकिन हाँ, बिल्कुल उनका प्रेम विवाह हुआ था इनका। और शुरुआत में मैं सबको बता दूं कि जब शुरुआत में चित्रा जी ने उनके साथ गाने को मना कर दिया था कि मैं इसके साथ नहीं गाऊंगी, क्योंकि ये नए उभरते हुए वो थे, जिंगल गाया करते थे ऑल इंडिया रेडियो पे। तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं इसके साथ नहीं गाऊंगी, लेकिन इवेंचुअली ऐसा हुआ। आ, समय ने यही लिखा हुआ था कि दोनों मिलेंगे। तो चित्रा जी इनको 1967 में मिली थी चित्रा जी इन्हें। 1967 में इनकी मुलाकात हुई दोनों की, किसी और के थ्रू, गाने के सिलसिले में ही इनकी मुलाकात हुई। लेकिन शुरुआत में चित्रा जी ने इनके साथ जिंगल गाने से ना कहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक साथ काम करने लगे, एक दूसरे को पसंद करने लगे। और 1969 में इन्होंने शादी कर ली थी। तो 2 साल एक दूसरे को जांचने परखने के बाद 1969 में दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। एक और बात जो इनके विवाह के बारे में मैंने कई जगह पढ़ी है, तो कितनी सच है ये मैंने कभी उनके इंटरव्यू में उनके मुंह से नहीं सुनी, लेकिन हाँ मैंने कई जगह पढ़ी जरूर है कि इनकी शादी बड़े ही सादे समारोह में हुई थी उस टाइम पे। बहुत सिंपल कुछ मिनटों की सेरेमनी थी और मात्र 30 रुपए में सारा शादी का काम हो गया था, मात्र 30 रुपए में। ये मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि इनकी जो शादी दिसंबर 1969 में हुई थी और शादी कुछ मिनटों का में सारा जो सारे रिचुअल्स थे, जो मेन रिचुअल्स थे वो हो गए थे और मात्र 30 रुपए में इनकी शादी मुकम्मल हुई थी। और इनकी जोड़ी इतनी पसंद की जाती थी, इतनी पसंद की जाती थी, क्योंकि जब ये दोनों साथ हुए, दोनों ही गायक थे, अच्छे गायक थे दोनों। तो दोनों साथ गाते थे तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे। एक इनके टप्पे बहुत फेमस हैं, दोनों ने एक साथ पंजाबी टप्पे गाए हुए हैं। वो बहुत ही खूबसूरत है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। अगर आप कभी सुनेंगे, और ऐसा है वो मजाक मस्ती, और आप जगजीत जी के एक्सप्रेशन देखेंगे ना, चित्रा जी तो उसमें अपनी जो इमोशंस हैं, जो हंसी है, वो छुपाती हुई नजर आएंगी, लेकिन जगजीत सिंह जो उन्हें छेड़ते हुए वो सारे इमोशन दिखाते हुए नजर आएंगे। तो आप लोग, वैसे वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आप कभी सुनेंगे तो आपको बेहद बेहद मजा आएगा। वो टप्पे के नाम से ही है, तो आप जरूर सुनिएगा। एक चीज मैं इन दोनों के बारे में आपको बिल्कुल बताना चाहूंगी कि इनकी दोनों की एक एल्बम 1976 में आई थी, ये अनफॉरगेटेबल नाम से। इन दोनों ने उसमें गाए थे। करीब उसमें 10 कंपोजिशंस थी, कुछ दोनों की एक साथ, और कुछ चित्रा जी की अकेले, और कुछ जगजीत जी की अकेले। वो उस टाइम पे हाईएस्ट सेलिंग एल्बम थी 1976 में। और उस टाइम पे जो नॉन फिल्मी जो एल्बम्स हुआ करती थी, उनकी कोई पूछ हुआ नहीं करती थी।
नॉन हम लोग जो इंडियंस हैं वो गानों को ना मूवी से कनेक्ट करके ही ज्यादा मजे से सुनते हैं। ये बहुत बाद में हुआ कि ये जो एल्बम्स थी वो उसमें कहानी, छोटी सी कहानी दिखा के फिर गाने बनने लगे। तो ये 1976 की बात है। 1976 में वो खूबसूरत एल्बम आई और उसने रिकॉर्ड तोड़ एकदम सेल की थी। उस टाइम पे, जिस टाइम पे एल्बम्स का कुछ कुछ मतलब ही नहीं हुआ करता था, वो बिकेंगी नहीं बिकेंगी उसका कोई भविष्य हुआ नहीं करता था, उस टाइम पे दोनों ने एक साथ ये काम किया था। बहुत खूबसूरत जानकारी उनके प्यार की, उनके शादी की। जब प्यार शादी ऐसी बातें होती है तो ये दो पंक्तियां जरूर बनती है। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। मुझे गाना नहीं आता, लेकिन आज उनकी बात चर्चा हो रही है तो मैं गाए बिना रह नहीं पा रही हूँ। तो बहुत अब मैं खूबसूरत। इसी सिलसिले में आगे ये जानना चाहूंगी कि कई लोग जैसे सफलता की सीढ़ियों पे पहुंच जाते हैं, तो खुद पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या वो वहां पहुंचकर उन्होंने भी किसी का हाथ थामकर अपनी उस जगह पर, मुकाम पर पहुंचाया है? क्या कोई ऐसी जी, शख्सियत है जिनको उन्होंने ऊंचाइयों पर छुआ हो? ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल। ऐसे तो वैसे कई लोग हैं जिनकी मदद उन्होंने की है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि वो लिखते नहीं थे लेकिन गाते थे। तो कई सारे कह सकते हैं ऐसे पोएट, राइटर्स हुए जिनकी लिखाई को इन्होंने आवाज दी तो उनको नाम मिला। लेकिन इनमें अगर हम कहें कि जिनकी मदद अ, इन्होंने की, कह सकते हैं, वो कुमार शानू जी हैं। कुमार शानू जी का जो असली नाम है वो केदारनाथ भट्टाचार्य है वैसे। तो एक बार में उन्होंने इनको सुना, कुमार शानू जी को सुना था उन्होंने कि वो बहुत खूबसूरत गाते हैं। देखिए जो जैसे उस फील्ड में होते हैं तो वो हर जगह यही देखते रहते हैं कि मेरे जैसा कोई कहीं दिखता है, तो वैसा ढूंढते हैं या नजर पड़ी जाती है, चाहे भी नहीं तब भी। तो ये ऐसी शख्सियत रहे हैं जगजीत जी कि उन्होंने जब इन्हें सुना, केदारनाथ भट्टाचार्य जिन्हें आप कुमार शानू जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने 1987 में इन्हें सुना था। और वो जगजीत जी ही थे जिन्होंने कल्याण जी आनंद जी से इनको मिलवाया, कुमार शानू जी को। और उन्हें आंधिया फिल्म जो 1990 में आई थी, आंधिया फिल्म में उन्हें ब्रेक मिला था कुमार शानू जी को। और कुमार शानू जी भी आज चरम बिल्कुल अपने करियर के चरम पे एकदम। तो ये जगजीत से मुझे लगता है कि जितने जो भी ऊंचाई पे पहुंचे वो अपनी जो सरलता है वो बनाए रखें, तो वो हाथ जरूर पकड़ाते हैं कि सब आगे आ जाएं। तो उसी से उन्हें याद किया जाता है मुझे लगता है। तो कुमार शानू जी थे। और एक और चीज है जो दूसरों के लिए वो कर गए। हमारे यहाँ जो लिरिसिस्ट होते हैं, जो गीतकार होते हैं, जो गीत लिखते हैं, एल्बम चलने पर या गाना चलने पर उसमें जो कहते हैं उसके प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है वो उनको नहीं मिला करता था। लिरिसिस्ट जो लिरिक्स राइटर होते थे उनको नहीं मिलता था। ये काम जगजीत जी ने ही शुरू किया था कि जो लिरिसिस्ट हैं उनको एल्बम की जो अर्निंग होगी उसका एक पार्ट उन्हें भी दिया जाएगा। तो ये जो शुरुआत है ये इन्होंने ही की थी, जगजीत जी ने ही की थी। तो सिर्फ अपना ही नहीं सोचा, मुझे लगता है इन्होंने अपने साथ के कई लोगों के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कामयाबी, चाहे किसी को भी मिली है कामयाबी, वो उसका जो सद्भाव होगा ना, वो उसकी सीढ़ियों को और मजबूत करता है। तो जगजीत जी के साथ भी मुझे लगता है ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि वो अक्सर ऐसा करते थे। तो आज जहां पहुंचे हैं वो इसीलिए पहुंचे हमारे दिलों तक।
गजल सम्राट की पदवी तक। ये स्वभाव होना बहुत बड़ी बात है, जो ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और फिर दूसरे लोगों को भी ऊंचाइयों पे पहुंचाता है। ये बहुत ही बिल्कुल। अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है, क्योंकि हर हम्म। तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, अपनी ही लाश का खुद मजार आदमी। तो मैं अब उनके जीवन के बारे में ये जानना चाहूंगी कि जब वो इतनी सफलता के शिखर पे पहुंचे हैं तो उनको क्या क्या पुरस्कार और सम्मान उपलब्धियां उनको मिली, तो वो जानकारी भी आप दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि छोटी जगह में तो फेमस वो पहले भी थे। इंस्टेंट फेम कह सकते हैं उन्हें तब मिला जब वो चित्रा जी के साथ उन्होंने जो एल्बम्स और वो सब करनी शुरू की। और गजल के कह सकते हैं गजल गायकी के क्षेत्र में तो उनका नाम सबसे ऊपर ही लिया जाएगा। शायद ही कोई इतनी अ, ऊपर कह सकते हैं कि इतना फाइन जितना उन्होंने काम किया है कि वहां तक इतनी सफाई से कोई इतनी आसानी से पहुंचेगा। हाँ, लेकिन इनका नाम अ, इसलिए भी बहुत ज्यादा दूर तक पहुंचा क्योंकि इनके गायकी का कनेक्शन प्राइम मिनिस्टर जी से भी था। ये इन्होंने बहुत सारे जो कंपोजिशन है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की लिखी हुई जो लेखनी है उनको भी अपनी आवाज दी है। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। और जो एल्बम्स थी जैसे नई दिशा, संवेदना, नई दिशा 1999 में आई थी और संवेदना 2002 में आई थी। तो इनको जो नाम दिया था वो इनको जो आवाज दी थी वो जगजीत जी की ही आवाज थी। तो वहां भी इन्होंने अपना हुनर का जादू बिखेरा था। और शायद आप लोगों को मालूम ना हो कि दोनों ही उसमें जो शाहरुख खान जी हैं हमारे, वो उसमें उनका वो दिखाई दिए थे इन एल्बम्स में। तो उससे भी ये जुड़े हुए थे। इन्हें इंडिया का जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे नवाजा गया था जगजीत जी को। 2003 में जगजीत जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। और मुझे लगता है कि ही डिजर्व्ड इट क्योंकि सिर्फ आपके देश का नाम पूरे वर्ल्ड में भी इन्होंने चमकाया है। ये यही नहीं, आप पूरे वर्ल्ड में आपको इनके फैन फॉलोइंग मिलेगी। आपके देश का नाम दूर दूर तक पहुंचाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आज भी लोग इनकी गजलों की गुनगुनाते हैं, जानते हैं, मानते हैं और हमेशा गाएंगे, हमेशा गाएंगे। एकदम सही कहा। और जिनको मतलब इतने अच्छे पुरस्कार मिलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं भगवान की कृपा जरूर होती है। और जी बिल्कुल। उन्होंने भजन भी गाए हैं, तो उनकी भजन की एक पंक्ति में गुनगुनाना चाहूंगी। जी बिल्कुल। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय विचरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय विचरो, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ। तो उन्होंने भजन भी गाए। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने हम्म। गजल ही नहीं गाया, भजन में भी उनके बहुत अच्छे हम्म। एल्बम्स आए हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे है कि मैंने और हम सभी दर्शक जानते हैं कि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। काफी कुछ जानते हैं, फिर भी आप उस हादसे के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कीजिए, बताइए हमको। देखिए, चित्रा जी का और उनका जगजीत जी का के पुत्र जो थे उनका विवेक, उनका नाम विवेक था। 1990 में वो सिर्फ 20 साल के थे उस वक्त। 1990 में जुलाई 1990 में एक कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। उस हादसे में उनकी जान चली गई थी। और दोनों ही चित्रा जी और जगजीत जी दोनों ही बहुत हताश हो गए थे। और उस हादसे के बाद चित्रा जी ने तो कभी गाया ही नहीं।
चित्रा जी ने तो गाया ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि अब वो गा ही नहीं पाएंगी, तो उन्होंने तो वो बिल्कुल साइलेंट हो गई थी, गाया ही नहीं। और जगजीत जी भी 6 महीने तक वो भी बिल्कुल साइलेंट हो गया, उन्होंने कुछ गाया नहीं, पब्लिक अपीयरेंस में भी नहीं आते थे। और दोनों के साथ अक्सर प्रोजेक्ट्स किया करते थे दोनों, वो तो बिल्कुल ही बंद कर दिए दोनों ने। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुखद हादसा कहिए, या बहुत ही दुख भरा टाइम था उनके लिए, क्योंकि ये उम्र भी नहीं जाने की, और माता पिता के लिए तो ये सबसे बड़ा दुख है। तो चित्रा जी ने तो उसके बाद गाया ही नहीं, और जगजीत जी ने भी बहुत समय तक ना कोई पब्लिक अपीयरेंस करी, गाया भी नहीं। हालांकि उनके जो फैंस थे उनमें से हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त, लेकिन जब हमें पता चला तो हमें भी उतना ही बुरा लगा, जितना मुझे अब आपको बताते हुए बुरा लग रहा है, उतना ही बुरा मुझे तब लगा था। मैं इनका ही एक गीत है, दुश्मन फिल्म का है, बहुत ही खूबसूरत गाया है इन्होंने। आप सुनेंगे तो मुझे लगता है यू कुड फील, और जितने भी गाने आप सुनेंगे ना उनके पुत्र के जाने के बाद, आप फील कर पाएंगे उनकी जो तकलीफ, जो वेदना उनके अंदर है, वो उनके गानों में साफ नजर आती है। तो उनके उन्हीं उसी गाने की मैं कुछ लाइनें आपके साथ साझा करना चाहूंगी। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। बहुत आप उनके बहुत सारे गाने हैं वैसे तो। एक पिंजर फिल्म में भी उन्होंने एक गाना गाया, हाथ छूटे तो रिश्ते नहीं छूटा करते। मुझे लगता है बहुत ही कम सिंगर्स होते हैं जो आपको अंदर तक झंझोड़ने में सक्षम होते हैं, और जगजीत जी की जो गायकी है वो कुछ ऐसी है कि आपको बिल्कुल यहाँ छूती है, कि वो ऐसा लगता है कि कुछ मेरा जुड़ा हुआ है उनसे, कुछ ऐसा लगता है। तो जी, भगवान ये सबको खुश सुनकर रखे। सही में, जैसे उन्होंने गजल की एक पंक्तियां मैं भी उनकी बोलने चाहूंगी कि कैसे कैसे हादसे सहते रहे, कैसे कैसे हादसे सहते रहे, फिर भी हम जीते रहे, हंसते रहे, उसके आ जाने की उम्मीद लिए रास्ता मुड़ मुड़ कर हम तकते रहे, रास्ता मुड़ मुड़ कर हम तकते रहे। आई थिंक ये पंक्तियां भी उनकी गजल की उसके बाद ही लिखी गई और गाई गई है। और ऐसी जानकारी में और जानना चाहूंगी, ऐसे क्या बात थी उनकी जो अन्य गजलकारों से उनको अलग अपने दिखाई देती है, कुछ ऐसी बात उनके अंदर? जी, देखिए जैसा मैंने अभी बताया आपको कि बहुत कम गीतकार ऐसे होते हैं, आप उनको सुनेंगे भी ना तो वो आपको बताएंगे कि कभी अपने आप को वो सम्राट उन्होंने समझा नहीं है। हमने उन्हें किंग या सम्राट की पदवी दी जरूर, लेकिन जब भी आप कभी भी उनका इंटरव्यू सुनेंगे या कुछ भी सुनेंगे, जब भी उन्हें ये बोला गया तो उन्होंने बोला कि जिसने गायकी चुनी है वो जिंदगी भर सीखेगा। वो हमेशा सीखने की बात करते थे कि जब तक जिंदगी चलेगी हम भी सीखेंगे। उनका जो बहुत ही सरल जो स्वभाव था। एक और चीज जो मैंने बाकी गायकों में जरा कम देखी और इनमें ज्यादा देखी है, इनके लाइव कॉन्सर्ट भी आप सुनेंगे, क्योंकि सबको उर्दू नहीं आती है। ये उर्दू में गजलें मोस्टली उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं उर्दू के। तो जब भी ये गाते हैं तो जैसे गाते थे तो उन शब्दों का मतलब पहले बताते थे, फिर गाते थे कि Yes. जो सुने वो रिलेट करे।
तो वैसे तो सबका अपना 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 ओपिनियन हो सकता है, लेकिन फॉर मी, मेरे लिए, क्योंकि मैं उनके गानों से खुद को कनेक्ट भी कर पाती हूँ, और बहुत सारी चीजें मुझे लगती हैं कि हर तरह की चीजें तालमेल उनमें दिखाई देता है। मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप पुरानी उनकी फोटोग्राफ देखोगे, बिल्कुल बॉलीवुड हीरो जैसे लगते थे। और शायद आप लोगों को पता नहीं कि उनको एज हीरो कास्ट करने के ऑफर भी उन्हें आए थे, जगजीत जी को। लेकिन क्योंकि उनका फोकस हमेशा से गायकी ही रहा, उनका फोकस हमेशा से गायकी ही रहा, तो उन्होंने वो ऑफर रिजेक्ट किया था। गुजराती फिल्म में उनको हीरो का ऑफर मिला था, तो उन्होंने उसे रिजेक्ट किया। और वो भी तब की बात है जब उनके स्ट्रगलिंग डेज हुआ करते थे। तो उस टाइम पे आप एज अ हीरो कास्ट होने जा रहे हो गुजराती फिल्म में, आप ना कह रहे हो, क्योंकि उनका मानना था कि मेरा फोकस सिंगिंग है, तो मैं गाना ही गाऊंगा। और उस फिल्म में उस वक्त उन्होंने भजन गाया था। गुजराती फिल्म में उन्होंने भजन उस वक्त गाया था। ऐसी बहुत सारी बातें आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इतने स्ट्रगल के बाद जहां वो पहुंचे, उनका लंदन, न्यूयॉर्क, कितनी जगह उनके शोज ऑर्गेनाइज होते थे, क्योंकि जहां भी हिंदुस्तानी है वहां से इनको बुलावा आता था। जो ऑर्गेनाइजर्स थे वहां पे इनकी गजल की का कॉन्सर्ट रखते थे, और ये जगह जगह जाते थे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, लंदन, अमेरिका, सब जगह इनके शोज हुए हैं। हर 2 साल में ये विजिट किया करते थे कॉन्सर्ट के लिए, लाइव शोज के लिए जाया करते थे। और 1982 में 1982 में रॉयल एल्बर्ट हॉल में इनका लाइव कॉन्सर्ट था। सिर्फ 3 घंटे में सारे टिकट सोल्ड आउट थे। यानी ये उस वक्त तक, उस चरण तक पहुंच चुके थे, इनकी लोकप्रियता यहाँ नहीं बाहर भी इनकी इतनी थी कि 3 घंटे में इनके टिकट सोल्ड आउट, एकदम सोल्ड आउट हुआ करते थे। तो ये बहुत भी एक चीज है, नई टेक्नोलॉजी भी। और ऐसा नहीं था कि ये लकीर के फकीर बिल्कुल नहीं थे। तो नई टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ इंडिया में डिजिटल जो सीडी वो थी, वो नहीं हुआ करती थी पहले। तो पहली जो डिजिटल रिकॉर्डिंग थी इनकी, बियॉन्ड टाइम नाम से इन्होंने रिकॉर्ड की थी। वो पहले इंडियन म्यूजिशियन थे ये, जगजीत जी, 1987 में। 1987 में ये पहले इंडियन म्यूजिशियन थे जिन्होंने प्योरली डिजिटल सीडी रिकॉर्ड की थी, जिसका टाइटल ये था बियॉन्ड टाइम। तो ये बहुत दूरदर्शी भी थे, क्योंकि देखिए नई चीज कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा देश में, बाकी लोगों को राह दिखा रहा है कि भाई तुम भी कर लो ऐसे। तो अलग तो वो बिल्कुल थे ही, और मेरे लिए तो हमेशा से अजीज हैं, और कुछ अलग ही है मेरे लिए तो उनका और। सही है। उनकी कुछ क्वालिटी ऐसी है कि वो औरों से अलग अपने को नजर आते हैं। और जैसे उनकी गजल की एक पंक्ति है कि आपको देखकर देखता रह गया, आपको देखकर देखता रह गया, क्या कहूं और कहने को क्या रह गया, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, और मैं था कि सच बोलता रह गया, और मैं था कि सच बोलता रह गया। तो वो सच्चाई के बल पे अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाए, अपने जीवन को इतनी ऊंचाइयों पर लेके गए। तो जी बिल्कुल। क्या उनके कुछ और भी गायन के अलावा शौक थे, कुछ ऐसे थे कि जिनको वो करते थे समय मिलने पर पूरा? जी हाँ, बिल्कुल। वो शौकिया तो थे काफी। इसलिए हम कहते हैं ना कि डोंट जज अ बुक विद इट्स कवर, उसके कवर से उसको जज नहीं करना चाहिए। तो अगर वो बड़े सरल से रहते थे, कुर्ता पजामा और ऐसा, लेकिन थे वो एकदम बिंदास किस्म के। जब वो अपने दोस्तों के साथ कहीं हॉस्टल वगैरह में रहा करते थे, तो वहां पे रेस कोर्स पास में हुआ करता था, घोड़ों की जो रेस होती है जिसपे बैटिंग हुआ करती है, तो ये भी जाते थे, देखते थे, इनको बहुत मजा आता था। तो उसका इन्हें बहुत शौक था, ये घोड़ों पे बैटिंग करते थे। और जब इतने सक्षम हो गए तो 5-7 घोड़े इन्होंने खुद के भी खरीदे थे, वो रेस में दौड़ते थे फिर। तो वो भी इनका बहुत शौक था। एक साइकिलिंग साइकिलिंग करते थे, साइकिलिंग का बहुत शौक था इन्हें। और
साइकिलिंग भी करते थे और स्टॉक मार्केट में बहुत शौक था इन्हें, स्टॉक्स में पैसा लगाना, उसको देखना कि कौन सा ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, तो इसमें भी बड़ा मजा आता था उन्हें। तो बड़ी कह सकते हैं अलग अलग जो चीजें थी उनको छू के गुजरे हैं। तो मेरे लिए तो ये ऐसा है कि अगर मैं गजलों की बात करूं तो इनके आगे मुझे कोई दिखता नहीं। और एक जो मेरे मेरे जो ऑल टाइम मुझे फेवरेट है, इनके साथ अगर जुगलबंदी मैं किसी की देखती हूँ तो आशा भोसले जी के साथ इनके जो नॉन फिल्मी एल्बम्स इनके आप सुनेंगे तो बहुत 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 ही खूबसूरत है। उसमें से एक एक गजल है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। उसके उसकी कुछ लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूंगी। जब सामने तुम आ जाते हो, क्या जानिए क्या हो जाता है, कुछ मिल जाता है, कुछ खो जाता है, क्या जानिए क्या हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत गाना है, ये जरूर सुनिएगा। आशा भोसले जी का बहुत ही खूबसूरत गाना है। इन्हीं की इसी एल्बम का एक और है, माफी चाहूंगी लेकिन मैं इसकी भी दो लाइनें गा कर ही रहूंगी। कहीं कहीं से हर चेहरा तुम जैसा लगता है, तुमको भूल ना पाएंगे हम, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, कहीं कहीं से हर चेहरा तुम जैसा लगता है, तुमको भूल ना पाएंगे हम, ऐसा लगता है। बहुत खूब, बहुत खूब, आपने बहुत ही सुंदर गाया है। शुक्रिया। और मैं ये खूब सारी जानकारी दर्शकों को मिली ही होगी। तो मेरा प्रश्न तो खत्म हो गए, आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे मैं आशा बस जी? जो नए हैं जो जगजीत जी के बारे में अभी पता लगा या सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि देखिए मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आजकल के जो गीत हैं, संगीत है, उसमें कुछ कमी है या खोट है, क्योंकि मूड पे डिपेंड करता है। पसंद हमें भी है वो डिस्को और ये सब हमें भी पसंद है, लेकिन जो सुकून देगा ना आपको, जो सुकून देगा वो ऐसे गायक देंगे। अगर किसी ने नहीं सुना तो जरूर सुनिए। जो अभी आपने गाए, आपने चुनी उनकी गजलें, उनके बारे में बताया, वो सुनिए। मुझे लगता है कि आपके दिल की आवाज ही है हर उसमें। तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि आपने इतने संयम से हमें सुना है तो जगजीत जी को सुनिए। आप चार सुनेंगे तो उसमें से चार ही आपके फेवरेट हो जाएंगे, इसकी मैं शर्त लगाती हूँ। क्योंकि जब से मैंने सुनना शुरू किया मैं उनकी सुपर फैन हूँ। और नए जमाने के लोग भी अगर सुन रहे हैं तो इनके गाने सुनिए। तुम बिन में कोई फरियाद, बहुत ही खूबसूरत गाना है। और जो होठों से छू लो तुम है, वो गाना तो आप कभी सुनिए, चाहे किसी की दादी सुनेगी या कोई पोती सुनेगी या मम्मी सुनेगी या पापा सुनेंगे, वो खूबसूरती आपको हर किसी को अपने तरीके से छुएगी। हर लफ्ज, मुझे लगता है कि जो भी उन्होंने चुने भी हैं, जो गजलें उन्होंने चुनी है गाने के लिए, खूबसूरत खूबसूरत। जो आज के टाइम के लोग हैं ना, जो ये बोलते हैं कि
उम्र से क्या होता है, प्यार में ये होता है, वो सब वो कह चुके, सालों पहले वो कह चुके कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ये सबको कह चुके। तो जो हम अब जी रहे हैं, कह रहे हैं ना, वो कह के सिखा चुके। तो वो आप सुनिए, और मुझे लगता है कि उनके फैन तो जितने बढ़ेंगे, वो जहां भी होंगे, वो खुश होंगे। और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अच्छा सुनेंगे तो अच्छा फील करेंगे। और मेरी उम्मीद, मेरी आशा यही है कि सब अच्छा फील करें, खुश रहें, चाहे कुछ पास है या नहीं है, लेकिन जो भाव होते हैं ना, वो आपके पास ही रहेंगे हमेशा। तो हालांकि जगजीत जी अब हमारे साथ हैं नहीं, लेकिन वो उन गीतों से, उन गजलों से, उन भजन से, वो लोकगीत जो उन्होंने गाए हैं, उससे हमेशा हमसे जुड़े हैं, बड़ी ही खूबसूरती से। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, आपने इतनी सुंदर जानकारी दी। और मैं इन पंक्तियों से, दो पंक्तियों से कहना चाहूंगी कि फूलों से खूबसूरत कोई नहीं, फूलों से खूबसूरत कोई नहीं, सागर से गहरा भी कोई नहीं। गजल की कोई बात उठे, गजल की कोई बात उठे तो गजल सम्राट जगजीत सिंह जैसा भी कोई नहीं। तो बिल्कुल। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज की इस खूबसूरत शाम को विराम देना चाहूंगी। और अगले शुक्रवार फिर हम मिलते हैं एक नए व्यक्तित्व के साथ। और चेतना मंच का और पूरी टीम का भी आभार व्यक्त करती हूँ, और सभी दर्शकों का भी आभार व्यक्त करती हूँ जो हमसे जुड़े हुए थे, हमको सुना, हमको सराहा। सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।